दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा अपना हिंदुस्तान। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, अभी मौलिक अधिकार पार्ट 2 आपको मैंने प्रोवाइड कराया है। आज मौलिक अधिकार पार्ट 3 है और इसमें कोशिश पूरी है कि मौलिक अधिकार आज हम पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश करेंगे ये टॉपिक, ताकि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो सके। तो देखते हैं मौलिक अधिकार पार्ट 3। तो हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा दिया था 25 से 28 तक अनुच्छेद, यानी हमने 4 मौलिक अधिकार पढ़ा दिए। 5वां मौलिक अधिकार क्या है ये देखते हैं। तो 5वां जो मौलिक अधिकार है वो शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ओनली अल्पसंख्यकों के लिए, केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, ये ध्यान देना। केवल अल्पसंख्यकों के लिए, यानी केवल अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया। यह अनुच्छेद 29 से 30 में है। तो देखते हैं अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया, यानी अल्पसंख्यक जो हैं उनके हितों के संरक्षण की बात कही गई। तो इसमें है अल्पसंख्यक, यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जहां पर उनकी व्यक्तिगत संस्कृति और भाषा की बात आती है तो उनके हितों की बात की गई है 29 में, ताकि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हो सके। इसके बाद अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की भाषा एवं संस्कृति का संरक्षण कहा गया, लेकिन किसके माध्यम से? तो यह शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से। तो शिक्षण और संस्थाओं के द्वारा भाषा और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। यानी अल्पसंख्यक जो हैं वो शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से या कुछ संस्थाएं जो हैं स्थापित करके उसके द्वारा भाषा और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार रखते हैं। ये आपका अनुच्छेद 5वां जो है 5वां मौलिक अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यह अनुच्छेद 29 और 30 में इन्हें अधिकार देता है। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 31 की। आर्टिकल जो 31 है, यानी अनुच्छेद 31, इसमें संपत्ति का अधिकार था। कौन सा मौलिक अधिकार? संपत्ति का अधिकार। लेकिन यह संपत्ति का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार था, इससे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी यह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है, यह ध्यान देना। अब ये कानूनी अधिकार हो गया और इसे आर्टिकल 31 से हटा करके आर्टिकल 300 का में रखा गया। तो ध्यान देना, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, उस 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो 1978 में मोरारजी देसाई
ये पीएम थे। मोरारजी देसाई के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। यानी मौलिक अधिकार से समाप्त करके कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। एक बार रिकॉल कर दें, जो पांचवा मौलिक अधिकार है वो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। ये केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? जो किसी देश में जिस धर्म की संख्या बहुत कम है उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। भारत में हिंदू धर्म यानी इस धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं, लेकिन मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी ये सभी जो हैं अल्पसंख्यक हैं। तो इन अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को अनुच्छेद 29 में अपने हितों के संरक्षण की बात कही गई। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 30 ये कहता है कि शिक्षण और संस्था, यानी वो शिक्षण संस्थाएं हो या अलग से संस्थाएं हो, उसके द्वारा वो भाषा और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यक अपनी अलग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करते हैं, उसमें अपनी भाषा और संस्कृति का भी शिक्षा देते हैं, ये करते हैं, जिससे वो संस्कृति बनी रहे, खोए ना। इसके बाद हम अनुच्छेद 31 में जाते हैं, जो एक मौलिक अधिकार अब नहीं रहा, क्योंकि यह संपत्ति का मौलिक अधिकार 7वां मौलिक अधिकार था, इसे समाप्त कर दिया गया था। तो 7वां जो मौलिक अधिकार, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया और इसे मौलिक अधिकार से समाप्त करके कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। तो 1978 में भारत के पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। और भारत में पहले गैर कांग्रेसी पीएम तो मोरारजी देसाई, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री तो मोरारजी देसाई थे। तो देखते हैं आगे, छठा मौलिक अधिकार। छठा मौलिक अधिकार, तो 6 नंबर में मौलिक अधिकार कौन सा है? जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 में, और ये मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा। तो संवैधानिक उपचारों को या अनुच्छेद 32 को बोलो, बात वही है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा, ये ध्यान देना। तो संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों को किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अब ये जो अनुच्छेद 32 है, इसके द्वारा 5 प्रकार की रिट दायर की जा सकती है, यानी 5 प्रकार की रिट जारी की गई हैं। वो कौन कौन से हैं? 32 में 5 प्रकार की है रिट। नंबर 1 परमादेश। नंबर 2 बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 3
प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण, उत्प्रेषण, नंबर 5 अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के रिट। आपको मालूम है कि जो अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट जो रिट जाहिर करता है वो किस आर्टिकल के द्वारा, तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में इसे रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार। सबसे पहले बात करते हैं परमादेश की। परमादेश जो है इसके द्वारा अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो अनुच्छेद 32 के रिट नंबर 1 परमादेश के द्वारा उसे आदेश दिया जाता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। यानी परमादेश के द्वारा अधिकारियों को, पदाधिकारियों को कर्तव्य पालन के लिए बाध्य किया जाता है, ये ध्यान देना। तो ये परमादेश का काम है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपने अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के विषय में संरक्षण का अधिकार पढ़ा था। उसमें आपको बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष यानी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये आदेश देता है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर यानी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के बाद प्रस्तुत किया जाए। तो जो भी पुलिस किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करती है उस गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण में एक पावर है, क्योंकि यहां से आदेश मिलता है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। प्रतिषेध, इस प्रतिषेध में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को आदेश देता है कि ऐसा है कि जो एक कार्य है उस पे जो आप कार्य कर रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है, इसलिए उस पर कार्य ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने निचले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तहसील कोर्ट को, यानी जो भी कोर्ट न्यायपालिका है वो अपने से नीचे वाली न्यायपालिका को आदेश देती है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देता है कि ऐसा है, ये कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए इस पर आप कार्य ना करें। यानी सुप्रीम कोर्ट जिस पे ये कार्य कर रहा है उस पे रोक लगा देती। इसके बाद उत्प्रेषण, यानी इन दोनों का रिलेशन भी है, देखना कैसे। इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट यानी अपने से निचले न्यायालय को आदेश देता है, न्यायपालिका को। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहता है कि ऐसा है, जो आपके पास लंबित मुकदमा है वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उस मुकदमे को हमारे पास ट्रांसफर कर दो, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहता है। तो लगभग दोनों के रिलेशन, यहां कार्य की बात की गई, यहां मुकदमे की बात की गई, ये ध्यान देना। और यहां ट्रांसफर करने की बात की गई, यहां कार्य करने के लिए मना करने की बात की गई। इसके बाद हम जाते हैं अधिकार परीक्षा में। इस अधिकार परीक्षा, इसके द्वारा कहा जाता है कि जब कोई किसी भी व्यक्ति की असंवैधानिक नियुक्ति हो जाती है तो इस अधिकार परीक्षा के द्वारा उस नियुक्त किए गए व्यक्ति से लिखित जानकारी ली जाती है कि आप किस योग्यता के तहत इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। आपने ये पद किस योग्यता के तहत आपने इस पद को सुशोभित किया है, तो ये जानकारी लिखित अधिकार परीक्षा में ली जाती है। अगर वो व्यक्ति की योग्यता सही है तो वो पद पर रहेगा, नहीं तो लिखित जानकारी में कमी मिली और वो योग्य नहीं है उस पद का तो वो हटा दिया जाएगा। तो ये 5 प्रकार की रिट, राज्यों में इस रिटों का प्रयोग हाई कोर्ट कर लेता है और देश के अंतर्गत आने वाले में सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये 5 प्रकार की जो रिट है ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं अनुच्छेद 33, 34 और 35, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 33 में क्या गया? ये मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल है। आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया भाग 3 में, लेकिन अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 ये मौलिक अधिकार नहीं है, बस मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये ध्यान देना। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 32, लेकिन 31 नहीं, ये ध्यान देना। तो अनुच्छेद 33 में कहा गया कि जो संसद है ये सेना, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसी यानी खुफिया विभाग के मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेना जो होते हैं या अर्धसैनिक बल या खुफिया एजेंसी के जो जवान होते हैं, इन सबको अपने सेना के रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना होता है, यानी सेना के कानून को मानना पड़ता है। इस वजह से संसद के द्वारा इन सेना के जो अधिकारों, मौलिक अधिकार है, उनमें कटौती कर ली जाती है। जैसे एग्जाम्पल है अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि गहरी नींद लेने का अधिकार है। जवानों की ड्यूटी रात के 2 बजे लग रही, वो गहरी नींद में है, लेकिन 2 बजे उन्हें ड्यूटी करने जाना है, उनका वो मौलिक अधिकार छीना जा रहा। क्यों वो उस पर कटौती की जा रही? क्योंकि उसे सेना के रूल को फॉलो करना है, उसके कानून के हिसाब से चलना है। तो सेना संसद के द्वारा, सेना अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसी यानी खुफिया विभाग, इसके जो मौलिक अधिकार है उसमें संसद कटौती कर सकती है। ये चीज, ये ध्यान देना। तो खुफिया विभाग के मौलिक अधिकारों में, मौलिक अधिकार में कटौती की जा सकती है, की जा सकती है, चाहे कम करना बोलो या कटौती करना। तो ऐसा संसद के पास अधिकार कि संसद ऐसी स्थिति में आपके सेना, अर्धसैनिक बल और खुफिया विभाग के मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकते हैं। तो कैसी स्थिति? तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना, यानी सेना के कानून को मानने के लिए, वहां के नियम और कानून को मानने के लिए मौलिक अधिकारों में संसद के द्वारा कटौती की जाती है। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 34, आर्टिकल 34। इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 34 में कहा गया कि मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन लागू होने पर उस क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। यानी अगर देश में लग गया मार्शल लॉ या सैनिक शासन, तो ऐसी स्थिति में देश के लोगों के साथ या किसी एक क्षेत्र में, चाहे यूपी हो या राजस्थान हो या यूपी के किसी एक मंडल स्तर पे, तो उस क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों में कटौती की जाएगी, ये कहा गया। तो 34 में कि मार्शल लॉ या सैनिक कानून के लागू होने पर संसद लोगों के
मौलिक अधिकारों, लोगों के मौलिक अधिकार में कटौती कर सकती है। ये ध्यान देना, यानी मार्शल लॉ या सैनिक कानून लागू होता है तो ऐसी स्थिति में संसद जो है लोगों के मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है। ये ध्यान देना। इसके बाद आता है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में कहा गया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून का निर्माण कर सकती। ये ध्यान देना। तो इसमें संसद मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून का निर्माण कर सकती है। यह ध्यान देना, यानी संसद के पास अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून का निर्माण कर सकती है। तो ये संसद के पास पावर है। एक बार रिकॉल कर देते हैं पूरा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह छठा मौलिक अधिकार है। इस अनुच्छेद जो 32 है, यह सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। अगर हाई कोर्ट की बात तो अनुच्छेद 226 के तहत। और इनके पास 5 प्रकार के रिट जारी करने का पावर है। नंबर 1 परमादेश। परमादेश के द्वारा ये जो है किसी भी पदाधिकारी के द्वारा कर्तव्य का पालन न करने पर उसे आदेश दे सकते हैं कि कर्तव्य पालन के लिए आप बाध्य हो, यानी आपको मजबूर कर दिया जाएगा कर्तव्य पालन के लिए इस परमादेश के द्वारा, यानी कर्तव्य पालन आपको करना पड़ेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के समक्ष यानी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। प्रतिषेध, इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को किसी भी कार्य क्षेत्र में ना आने वाले कार्य पर रोक लगा सकती, यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहती है कि ऐसा है कि यह मामला आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, इस पर आप कार्य ना करें। और उत्प्रेषण 4 में इस पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहती है कि ये जो लंबित मुकदमा आपके पास है ये आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, इसको हमारे पास ट्रांसफर कर दो, यानी आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है, इसे मेरे पास भेज दो। इसके बाद 5 अधिकार प्रच्छा, इसके तहत कहा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की बड़े संवैधानिक पद पर असंवैधानिक नियुक्ति की गई है तो उससे लिखित जानकारी उसकी योग्यता की मांगी जाती है। अगर वो व्यक्ति योग्य है तो रहेगा, योग्य नहीं है तो अधिकार प्रच्छा के द्वारा उसे पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद हम आके पहुंचते हैं अनुच्छेद 33 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, कोई मौलिक अधिकार नहीं। तो अनुच्छेद 33 में कहा गया कि संसद के द्वारा सेना, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसी के मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती। कारण क्या है? तो नियम और कानून का पालन कराने के लिए, क्योंकि सेना के अलग रूल्स होते हैं तो वहां नियम और कानून का पालन करना है तो आपके मौलिक अधिकारों में कटौती हो जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 में कहा गया कि मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून लागू होने पर जनता के मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं, उनमें कटौती की जा सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 35 में आते हैं तो अनुच्छेद 35 में संसद को अधिकार दिया गया है कि वो मौलिक अधिकार पर कानून का निर्माण कर सकती है। अब आपातकाल के समय किस आर्टिकल के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से लिया गया, तो ये भी आपको हम बता दें।
कि आपातकाल के समय अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 आपने जो पढ़ रखा है कि आपातकाल अनुच्छेद 352 लगते ही मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं 20 और 21 को छोड़कर। तो वो समाप्त होने की प्रक्रिया क्या है? तो जब आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 के सभी अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत समाप्त हो जाते हैं। यानी आपातकाल लागू होते ही कौन सा अनुच्छेद सक्रिय हो जाता है? अनुच्छेद 358। तो अनुच्छेद 19 के जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो सभी निलंबित हो जाते हैं। इसके बाद आपने सुना है कि राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है बिना राष्ट्रपति के आदेश के नहीं। तो जो अन्य बचे हुए मौलिक अधिकार हैं उनको राष्ट्रपति निलंबित करने का आदेश देता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत वो निलंबित होते हैं? 359। और बचते कौन है आपातकाल के समय मौलिक अधिकार? तो ओनली 20 और 21। तो हमें उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको काफी रुचिकर लगा होगा, काफी बेहतर लगेगा। ये मौलिक अधिकार थे, बेहतर ढंग से पढ़ें। फंडामेंटल राइट्स ये जीवन और आपके कंपटीशन दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ें, क्योंकि जहां चाह है वहीं राह है। तो थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।